राधा माली, घंटी आधारित शिक्षिका, अर्थशास्त्र विभाग, जयलन कॉलेज चकधरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 3 इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों के लिए है। पब्लिक फाइनेंस पेपर से रिलेटेड है। हम लोग जो करारोपण के प्रभाव से संबंधित जो वीडियोस की सीरीज़ बना रहे थे उसकी ये अगली कड़ी है। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि उत्पादन पर करारोपण का क्या प्रभाव पड़ता है। उसके अंतर्गत हम लोगों ने चर्चा की थी कि इससे कार्य करने की, बचत करने की और विनियोग करने की इच्छा पर करारोपण का क्या प्रभाव पड़ता है। उसके अंतर्गत हम लोगों ने करों की प्रकृति के बारे में चर्चा की थी। तो आज भी हम लोग बात करेंगे कि कार्य करने की योग्यता, बचत करने और विनियोग करने की जो इच्छा होती है उस पर जो करारोपण का प्रभाव पड़ता है वो कर की प्रकृति के अतिरिक्त करदाताओं की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया पर भी निर्भर करता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि करदाताओं की जो मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है वो किस तरह से कार्य करने, बचत करने और विनियोग करने की इच्छा को प्रभावित करती है। जब हम लोग समझेंगे कि जैसे ही सरकार किसी व्यक्ति पर कर लगाती है तो तत्काल उस व्यक्ति को कष्ट का अनुभव होता है। उसे ऐसा फील होता है जैसे कि मानो उसकी आय जो है वो कम हो गई है। इसी फीलिंग्स को प्रोफेसर पीगू ने कराधान के घोषित प्रभाव कहा था। उन्होंने कहा है कि जैसे ही किसी पर कर लगाया जाता है तत्काल वो ये अनुभव करता है कि उसकी जो आय है वो कम हो गई है। अब उसका ये जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, ये जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, ये किस प्रकार प्रभावित करेगा उसके कार्य करने, बचत करने और विनियोग करने की इच्छा पर। चलिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि व्यक्ति पर जब कर लगाया जाता है तो व्यक्ति का जो मांग की लोच है वो किस प्रकार होती है, क्योंकि वही उसकी इच्छा को प्रभावित करती है। जब हम लोग जानते हैं कि जब वस्तु की मांग जो है वो पूर्णतः लोचदार रहती है, लेकिन उसकी पूर्ति जो होती है वो बेलोचदार होती है, और इस स्थिति में सरकार जो है वो कर लगाती है तो कर का भार जो है वो उत्पादकों पर पड़ जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि जब कुछ वस्तुएं होती है और उनकी मांग जो होती है वो बेलोचदार होती है, जैसा अनिवार्य वस्तुएं होती है, लेकिन उनकी पूर्ति जो है वो लोचदार होती है, तो इस स्थिति में कर का भार जो है वो क्रेताओं पर पड़ता है। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि जो लोचदार मांग है इस सिचुएशन में क्या होता है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जो कराधान का जो घोषित प्रभाव है इसके अंतर्गत जब कर लगाया जाता है तो तत्काल वो ये अनुभव करता है कि उसकी आय जो है वो घट गई। इसके बाद उसका क्या रिएक्शन होता है, क्या प्रतिक्रिया होती है, साइकोलॉजिकली वो क्या बिहेव करता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जब लोचदार मांग की स्थिति होती है तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि किसी व्यक्ति की आय पर अगर कर लगा दिया जाता है, मान लो कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 12,000 रुपया है और उस पर 1,200 रुपया कर लगा दिया गया है, तो वो व्यक्ति की कार्य करने, बचत करने या विनियोग करने की कोई इच्छा नहीं होगी। वो अपनी उस भरपाई जो उसका लॉस हुआ है, इनकम का जो लॉस हुआ है, 12,000 कमाई में से 1,200 रुपया टैक्स पे कर देने के बाद उसके पास कुछ कम पैसे हो गए हैं, तो इन पैसों की क्षतिपूर्ति करने के लिए, इस आय की भरपाई करने के लिए वो कोई प्रयास नहीं करता है, कड़ी मेहनत नहीं करता है। तो इस तरह का सिचुएशन जब हो जाता है तब हम लोग कहेंगे कि जो मांग की लोच है वो लोचदार है। दूसरा सिचुएशन होता है कि जब मांग की लोच जो होती है वो बेलोचदार होती है। जब मांग की लोच बेलोचदार होती है तो उस केस में क्या होगा, व्यक्ति के ऊपर में कर लगाया जाएगा और कर का भुगतान करने के बाद वो और कड़ी मेहनत से काम करेगा, वो और अधिक आय प्राप्त करने का प्रयास करेगा, यानी कि उसके कार्य करने और बचत करने की जो इच्छा है वो बढ़ जाएगी, और वो जो टैक्स का अमाउंट जो उसने जमा किया है उस टैक्स का अमाउंट को, उस राशि को वो भरपाई करने का कोशिश करेगा और कड़ी मेहनत के साथ वो काम करना शुरू कर देगा। तो ये उस स्थिति में होगी जब मांग जो होगी वो बेलोचदार होगी।
इसके बाद जो तीसरा स्थिति होता है, तीसरा स्थिति में मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। तो इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में हम लोग देखेंगे कि व्यक्ति ना तो अपनी जितना टैक्स पे करने के बाद जो उसको आय का लॉस हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए वो प्रयास करेगा, और ना ही वो एक्स्ट्रा काम करके उसका भरपाई करना चाहेगा। यानी कि वो शांत बैठेगा, वैसा स्थिति भी नहीं होगी, और ना ही वो कड़ा मेहनत करेगा, वैसा स्थिति भी नहीं होगी। उसका स्थिति जैसी थी बिल्कुल वो वैसी ही रहेगा, वो निष्क्रिय रहेगा, उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। वो उस स्थिति में होगा जब मांग की लोच जो है वो इकाई के बराबर होगी। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि 3 प्रकार की वस्तुओं की मांग की लोच हो सकती है, जिसके आधार पर उसकी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया हमें देखने को मिलती है। तो अब चलिए हम लोग रेखाचित्र के माध्यम से लोचदार मांग और बेलोचदार मांग को समझने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग यहाँ रेखाचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि लोचदार मांग की स्थिति में क्या होता है। यहाँ देखिए, यहाँ हम लोगों ने OX अक्ष पर कार्य और आराम को दर्शाया है और OY अक्ष पर आय को दर्शाया है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि MN रेखा जो है ये कीमत रेखा है, और ये जो है ये तटस्थता वक्र है, इंडिफरेंस कर्व है। यहाँ उपभोक्ता जो है वो संतुलन की स्थिति में है, ई बिंदु पर वो संतुलन की स्थिति में है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस स्थिति में उपभोक्ता जो है उसकी जो आय है, हम लोग यहाँ कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जब वो ई बिंदु पर संतुलन की स्थिति में है तो उस समय वो OT के बराबर आय प्राप्त कर रहा है, और QN मात्रा में वो काम कर रहा है, और OQ मात्रा में वो आराम कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लोचदार मांग की स्थिति को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब सरकार ORI को टैक्स फ्री कर देती है, इस सिचुएशन में टैक्स नहीं लगा था, अब लगेगा। अब उसका जो OMI है, OMI में हम लोग देख रहे हैं कि ORI को सरकार टैक्स फ्री कर देती है, और जो बाकी आय बच जाता है उस पर सरकार जो है वो कर लगा देती है। तब क्या होगा, उसका जो कीमत रेखा है वो कीमत रेखा शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर एक नई कीमत रेखा बन जाएगी। यहाँ देखिए, मैंने एक नई कीमत रेखा खींच दी। यहाँ से OR टैक्स फ्री कर दे रहा है, तो यहाँ से एक नई कीमत रेखा बन गई। अब क्या हो गया, अब यहाँ नए तटस्थता वक्र पर वो संतुलन में होगा। और यहाँ वो E1 बिंदु पर संतुलन में होगा। ये E1 बिंदु है, इस E1 बिंदु में यहाँ हो गया OQ1, और यहाँ हो गया L। अब इस नए जगह में टैक्स लगाने के बाद वो संतुलन में आया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर अब वो कितना काम कर रहा है, Q1 N के बराबर काम कर रहा है, और उसको नए संतुलन बिंदु में कितनी आय की प्राप्ति हो रही है, OL के बराबर, इतना उसको आय की प्राप्ति हो रही है। और वो कितना आराम कर रहा है, अभी OQ1 के बराबर आराम कर रहा है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि लोचदार मांग की स्थिति में जब उसका आय का एक हिस्सा सरकार कर के रूप में रख लेती है, उसके बाद भी वो और काम करने का प्रयास नहीं करता है, बल्कि वो आराम करने का प्रयास करता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि पहले वो QN1 घंटे काम कर रहा था, और अभी जो है उसका काम करने का अवधि जो है वो कम हो गया है, वो हो गया है Q1 और N के बराबर हो गया है। अब पहले की तुलना में वो ज़्यादा आराम कर रहा है, और यहाँ पर वो संतुलन की स्थिति में आ गया है। अब हम लोग दूसरा स्थिति को रेखा चित्र के माध्यम से समझते हैं। दूसरा स्थिति यानी कि बेलोचदार मांग की स्थिति। देखिए, बेलोचदार मांग की स्थिति में
यहाँ पर ओ एक्स अक्ष पर कार्य और आराम को दर्शाया गया है और ओ वाई अक्ष पर आय को दर्शाया गया है। एम एन जो है वो कीमत रेखा है और यहाँ पर उपभोक्ता का जो तटस्थता वक्र है वो ई बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तो ई बिंदु में वो संतुलन की स्थिति में है। अब यहाँ देखिए वो क्यू एन मात्रा में वो काम कर रहा है, क्यू एन मात्रा में काम कर रहा है और यहाँ पर उसको आई जो है वो ओ जी के बराबर प्राप्त हो रही है और ओ क्यू मात्रा में वो आराम कर रहा है। तो यहाँ ओ क्यू मात्रा में आराम कर रहा है और क्यू वन मात्रा में वो काम कर रहा है। अब यहाँ देखो जो ओ आर मात्रा है, ओ आर जो आई है इसको सरकार टैक्स फ्री कर देती है और उसके बाद जो बाकी आई है उस आई पर वो कर लगाती है। तो अब क्या होगा, उसकी कीमत रेखा चेंज हो जाएगी। देखिए M1N उसकी कीमत रेखा चेंज हो गई है। अब वो नए तटस्थता वक्र में ये देखिए यहाँ पर IC1 था, ये IC2 हो गया और यहाँ पर वो E1 बिंदु पर आ गया है। अब E1 बिंदु पर क्या हो गया, उसका कार्य करने का घंटा बढ़ जाएगा। उसकी आय थोड़ी घट जाएगी टैक्स के वजह से। तो देखिए पहले वो कितना काम कर रहा था, QN के बराबर वो काम कर रहा था, अभी वो कितना काम कर रहा है, Q1N के बराबर काम कर रहा है। तो इस तरह से उसके काम करने के जो घंटे हैं उसमें वृद्धि हो गई है और पहले वो OQ के बराबर आराम कर रहा था, अब वो OQ1 के बराबर आराम कर रहा है। यानी कि उसने आराम करने का टाइम को कम कर दिया है और काम करने का टाइम को वो बढ़ा दिया है, क्योंकि बेरोजगार मांग की स्थिति में जब उसके ऊपर में टैक्स लग जाता है तो वो जो टैक्स की जो आय रकम रहती है उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए वो और कड़ी मेहनत करेगा और अधिक वो काम करने का वो प्रयास करेगा। तो इस तरह हम लोगों ने रेखा चित्र के माध्यम से सीखा कि लोचदार मांग की स्थिति में और बेरोजगार मांग की स्थिति में व्यक्ति जो है वो कितना आराम करेगा और वो कितना काम करेगा आय प्राप्त करने के लिए। अब हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि वे कौन कौन से तत्व उत्तरदायी होते हैं जो बेरोजगार मांग को प्रभावित करते हैं, यानी कि बेरोजगार मांग होने के लिए वो कौन कौन से तत्व उत्तरदायी होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि न्यूनतम जीवन स्तर, एक व्यक्ति जो होता है वो न्यूनतम जीवन स्तर पर जीने का आदी हो जाता है, इसलिए जब सरकार टैक्स लगा के उसकी आय को कम करने का प्रयास करती है तो भी वो अपने लाइफ स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए वो जो है वो और कड़ी मेहनत करता है, अपने काम के घंटों को बढ़ाता है और ज़्यादा आय प्राप्त करने का प्रयास करता है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि भविष्य, व्यक्ति अपने भविष्य के प्रति भी सजग होता है और वो अपने भविष्य के लिए भी दो पैसों को बचा के रखना चाहता है और जब टैक्स का भुगतान करता है तो उसको फील होता है कि आय कम हो रही है तो वो और अधिक मेहनत करके उसका जो कार्य करने की जो इच्छा है, बचत करने की इच्छा है वो बढ़ जाती है और कड़ी मेहनत करके वो और पैसों को जमा करने के बारे में वो सोचने लगता है। तो इस तरह अपने भविष्य को सोच के भी वो अधिक काम करता है। नेक्स्ट है कि समाज में विशिष्टता प्राप्त करने के लिए ये व्यक्ति का सोच होता है कि अधिक अगर वो पैसे कमाता है, उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी रहती है तो समाज में उसको अच्छा स्थान मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, एक विशिष्ट पहचान मिलेगी, तो इसके लिए भी वो और कड़ी मेहनत करता है और लगन से काम करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कार्य के प्रति जो लगाव होता है वो भी एक उत्तरदायी कारक होता है। व्यक्ति कार्य करने के प्रति उसके लगाव के चलते वो कंटिन्यू काम करते रहता है और अधिक मेहनत से काम करता है, क्योंकि वो मन से अपने काम से जुड़ जाता है और इसके लिए वो लगे रहता है। फिर अधिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए भी जो है वो अधिक अपने काम घंटों को बढ़ाता है, उसकी इच्छा जो है यानी कि उसकी मनोवैज्ञानिक जो प्रवृत्ति रहती है वो और अधिक काम करने के लिए उसको प्रेरित करता है, क्योंकि उसको लगता है कि जब सरकार टैक्स ले लेती है तो उसका आय कम हो रहा है, संतुष्टि का स्तर कम हो रहा है, तो और अधिक संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए भी वो अधिक
कार्य घंटों में वो काम करने लगता है और वो मेहनत करने लगता है। तो अभी हम लोगों ने इन उत्तरदायी कारकों के बारे में चर्चा किया जो बेरोजगार मांग के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि कुछ ऐसी भी परिस्थितियां होती है जिसके चलते जो है करदाताओं की जो मनोवृत्ति है वो प्रभावित होती है, उनकी कार्य करने की और बचत करने की इच्छा जो है वो प्रभावित होती है। जैसे हम लोग देखेंगे कि तेजी और मंदी के समय में कराधान का जो प्रभाव रहता है, जैसे तेजी के समय में कीमतें बढ़ने लगती है तो उस समय व्यक्ति का आय भी बढ़ जाता है, तो उसको कर देने में ज़्यादा उसको मनोवैज्ञानिक रूप से साइकोलॉजिकली कष्ट फील नहीं होता है, वो दे देता है। लेकिन मंदी की स्थिति में जब आय और रोजगार का स्तर कम रहता है तो उस समय में उसे कर देने में भी कष्ट की अनुभूति होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जब युद्ध वाली स्थिति आ जाती है तो उस समय भी सरकार के खर्चों में वृद्धि हो जाती है, तो सरकार क्या करती है कि कर की दरों को बढ़ा देती है और उस समय वस्तुओं और सेवाओं की मांग भी बढ़ जाती है और जिसके चलते टैक्स बढ़ने के बावजूद भी लोग वस्तुओं की खरीदारी करते हैं और एक नागरिकता की भावना उसमें होती है जिसके कारण वो लोग अधिक कर का भुगतान करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि कर का जो प्रभाव है वो उद्योगों पर किस ढंग से पड़ता है। अगर कोई उद्योग पुराना है, उसका मजबूत आधार है, तो कर की दर बढ़ाने से भी उसके उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं पड़ता है और वो जो है वो कर का भुगतान करता। लेकिन उसके जगह हम लोग देखेंगे कि कोई नया उद्योग स्थापित हुआ है या कोई शिशु उद्योग है और उस समय उन पर भारी कर लगा दिया जाता है तो उनका उत्पादन इससे प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो निगम सदृश जो उद्यम होते हैं जिसमें जो शेयर होल्डर्स रहते हैं, अंशधारी रहते हैं, तो अंशधारियों को जो लाभ प्राप्त होता है तो अगर उस लाभ पर सरकार अधिक दर से कर लगा देती है तो वे लोग जो है फिर से इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे, फिर से उद्योगों को लगाना नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर सरकार ऐसा व्यवस्था करती है कि जो अंशधारी लोग हैं उनको जो इन उद्यमों से जो लाभ की प्राप्ति हो रही है, निगम सदृश जो उद्यम स्थापित किए हैं उनसे जो लाभ प्राप्त हो रही है और उन लाभों को पुनः वो लोग विनियोग कर देते हैं किसी उद्योग को लगाने के लिए और उस इन्वेस्टमेंट को अगर सरकार टैक्स फ्री कर देती है तो उस समय जो अंशधारी लोग हैं वो लोग फिर से विनियोग करेंगे और जिससे उत्पादन जो है वो बढ़ेगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज के इस वीडियो में ये समझने का प्रयास किया कि कार्य करने, बचत करने और विनियोग करने की इच्छा पर जो है वो व्यक्ति का जो मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है वो किस प्रकार प्रभाव डालता है। तो हम लोग कार्य करने, बचत करने और विनियोग करने की इच्छा के अंतर्गत दो चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना। इससे पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कर की प्रकृति किस तरह से इच्छा को प्रभावित करती है और आज के इस वीडियो में हम लोगों ने समझने का प्रयास किया कि मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति जो होती है, जो साइकोलॉजिकल जो उनका रिएक्शन होता है वो किस तरह से कार्य करने, बचत करने और विनियोग करने की इच्छा को प्रभावित करता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर आप लोगों के बीच उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।